जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की क्लास में। दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग गति, वेव मोशन। तरंग गति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता है यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे ध्वनि की चाल हो दोस्तों, चाहे स्प्रिंग की चाहे ध्वनि की बात हो, चाहे स्प्रिंग की बात हो, या फिर जल में तरंगों की बात हो, हम देखते हैं तरंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में भी और क्वेश्चन में भी। ठीक है, जब भी हम परीक्षाओं में देखते हैं तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हों, चाहे यांत्रिक तरंगे हों, वो किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं या अनुदैर्ध्य होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम तरंग को बहुत अच्छे से समझेंगे आज की क्लास में, और उससे जुड़े सवालों को देखेंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवालों को देखेंगे, हम अच्छे से समझेंगे कि वास्तव में आपको उसमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? तरंग गति, वेव मोशन। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं? जैसे सवाल होगा दोस्तों रेडियो तरंग। ठीक है, जैसे रेडियो तरंग के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंगे। ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट और लॉन्ग दो तरह की होती हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि आपको दीर्घ तरंग मतलब दीर्घ रेडियो तरंग और लघु रेडियो तरंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। ये किस सतह से परावर्तित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल। ऑप्शन क्या है? क्षोभ मंडल। बी क्या है? आयन मंडल। सी क्या है? क्षोभ सीमा। और डी क्या है? समताप मंडल। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, अब देखिए आयन मंडल आयनोस्फियर, समताप मंडल मीजोस्फियर। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सतह ऐसी है जहां से लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, ये सवाल पूछा है। अब दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? आयनोस्फियर। देखिए, आयनोस्फियर में आवेशित कण होते हैं, आयनोस्फियर में आवेशित कण होते हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे, आप जब ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, इनको जब पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आयनोस्फियर का काम ही यह है कि पृथ्वी से आने वाली जो भी लॉन्ग रेडियो वेव्स है उनको परावर्तित करके सिग्नल देना। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आयनोस्फीयर का काम ही यही है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आयन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। ये दोस्तों, यहाँ की जो हवा होती है, यहाँ की जो हवा होती है वो क्या होती है? विद्युत आवेशित होती है। ठीक है, विद्युत आवेशित होती है। और दूसरी बात, यहां की खास बात, 80 से
140, ठीक है। 80 से 400, 80 से कितना होता है ये 400 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होता है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर होता है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित होता है। क्या इसको क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर, ठीक है। आइनोस्फीयर, तो आइनोस्फीयर मतलब हो गया आयन मंडल। क्लियर हो गया? तो इस सवाल का जवाब हमें मिल गया, लेकिन ये तब पता रहेगा जब आप दीर्घ रेडियो तरंग और लघु रेडियो तरंग के बारे में परिचित होंगे। जब आप इन दोनों तरंगों से परिचित होंगे तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आप एफएम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। रेडियो कभी न कभी आपने सुना होगा, या हो सकता है आज भी आप उसको सुनते हो। तो एफएम तरंगे आपने सुनी होगी, एफएम प्रसारण सेवा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं एफएम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एफएम प्रसारण सेवा, क्वेश्चन है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास क्या है या रेंज क्या है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास मतलब होता है रेंज। परास मतलब क्या होता है? रेंज कितना होता है, ठीक है। कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है दोस्तों 109 से 139 मेगा हर्ट्ज के बीच में, मेगा हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। 109 से 139 मेगा हर्ट्ज के बीच में। बी क्या है? बी ऑप्शन में है 54 से 75 मेगा हर्ट्ज के बीच में। 54 से 75 मेगा हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। सी ऑप्शन है आपके सामने 76 से 87 मेगा हर्ट्ज के बीच में। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, इसमें क्या है 88 से 108 मेगा हर्ट्ज के, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से कौन सा जवाब सही है। तो दोस्तों ये जो है ये मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी रेंज प्रयोग किया जाता है मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है एफएम में। तो उत्तर कौन सा है हमारा? वो कौन सा उत्तर है जो हमारा सही उत्तर है? तो वो उत्तर है डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो परास होता है वही एफएम प्रसारण सेवा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं दोस्तों टॉपिक पर। आइए टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। सवालों से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने सवालों के बाद अपने टॉपिक को। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों
अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे हम देख रहे थे। अनुप्रस्थ तरंगे हमने इसके पहले जो पढ़ा है दोस्तों वो क्या पढ़ा है? अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ा है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ा है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगे हमें पता है कि जो है किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के जो कण होते हैं, जैसे माध्यम के जो कण होंगे वो क्या करेंगे? तरंग गति के दिशा के लंबवत कंपन करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे। ये हो गए माध्यम के कण, और ये हो गई दोस्तों क्या? तरंग गति की दिशा, ठीक है। हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए रस्सी है, हाथ से ये ऐसे से झुलाई जा रही है, तो क्या होगा? माध्यम के कण कैसे कंपन कर रहे हैं? ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे कंपन कर रहे हैं। और इस तरह जो है तरंग गति की दिशा क्या है? तरंग गति की दिशा ये है, और जैसे मान लीजिए यही तरंग गति की दिशा हो गई, तो तरंग गति की दिशा के, तो दोस्तों जो चीज आपको समझनी है यहाँ पर, वो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप देखते हैं कि तरंग गति इस तरह जो है ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये माध्यम के कण हैं और ये है आपकी तरंग गति की दिशा, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहां पर, अगर हम इसको तरंग गति को यहां दिखाएं, इस लाइन को ऐसे दिखाएं, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये जब अनुप्रस्थ तरंगों में जो ये माध्य की स्थिति होती है, ये बीच की स्थिति माध्य स्थिति कहलाती है, ठीक है, और ये माध्यम के कण हैं जो ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तभी ये जो है तरंग की दिशा को लंबवत काट रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको समझना क्या है, एक चीज यहां ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो है माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन, इसको क्या कहेंगे? जो ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन है, ये कौन कौन सा विस्थापन है? ये तीनों विस्थापन, ऊपर की ओर विस्थापन, ठीक है, ये कौन सा है? एक ये विस्थापन है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो इस विस्थापन को हम क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रिंग कहते हैं, श्रिंग। अभी इसका महत्व आपको पता चलेगा, आगे चल के हम देखेंगे इसको श्रिंग या क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये है श्रिंग या क्रेस्ट। अब देखिए दोस्तों ये जो नीचे की चीज है, ठीक है, नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन ये क्या है? ये है गर्त। कौन सा? नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन है उसे हम क्या कहेंगे? गर्त या ट्रो। गर्त, ठीक है, ये गर्त कहलाता है जो नीचे वाला अधिकतम विस्थापन है, और ऊपर वाला अधिकतम विस्थापन श्रिंग कहलाता है अनुप्रस्थ तरंगों में। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यही एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो क्या है? वो क्या है दोस्तों? ये जो है किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रिंग या गर्तों के बीच की दूरी, ये देखिए ये जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है इस दूरी की बात की जा रही है, या फिर इस दूरी की बात की जा रही है, ठीक है। या तो ये दूरी या तो ये दूरी, मतलब किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को जो नियत होती है अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। क्लियर हुआ? इसे ग्रीक अक्षर
लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से हम इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वेवलेंथ, वेव लेंथ या तरंग दैर्घ्य। क्लियर हुआ? चलिए, एक चीज आपने यह समझ ली कि अनुप्रस्थ तरंग में दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की जो एक समान दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। हम इसको लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तरंग में एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करेंगे हम किस चीज की? अब जो हम बात करेंगे वो अनुदैर्घ्य तरंगों की करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों को कंप्लीट हो गया है। अनुदैर्घ्य तरंगे, इनको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब ये क्या है, इसे समझना है, ठीक है। अनुप्रस्थ को तो हमने समझ लिया, अनुदैर्घ्य को समझना है। अब ये क्या है दोस्तों? किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर, किसी माध्यम में, समझिएगा, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर, ठीक है, मान लीजिए किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित हो रही है, ठीक है। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा, यदि, शर्त देखिए, यदि माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, कि दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तो क्या होगा? उस तरंग को हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो उस तरंग को क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए, इसका उदाहरण लेके समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या था? अनुप्रस्थ तरंगों में यह था कि जैसे कोई रस्सी है, ठीक है, यहां पर अंतर आप समझिएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये एक हुक से बंधी हुई रस्सी है, जिसको कोई आदमी हाथ से पकड़ के क्या कर रहा है? हिला रहा है। अब यहां पर क्या है? यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहां पर एक स्प्रिंग है। एक हुक इधर फंसा हुआ है, एक हुक इधर फंसा हुआ है। यहां थोड़ा सा सघन है, यहां पर सघन या डेंस है, यहां पर विरल है, ठीक है, यहां पर सघन है। तो ये पास पास, यहां पर पास पास स्प्रिंग है, यहां पास पास है, यहां विरल। अब दोस्तों समझने का प्रयास करिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। बहुत अच्छे से आप समझेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे आप पढ़ चुके हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है? जब रस्सी को
ऐसे झटका जाता है। मान लीजिए रस्सी का एक हुक आप फंसा देते हैं और दूसरे किनारे को पकड़ के आप उसको झटकते हैं, हिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो तरंग होगी दोस्तों, चाहे जिस दिशा में आप इसको ले लें, आप अगर यहां से रस्सी को हिला रहे हैं तो इस दिशा में तरंग चलेगी, ठीक है, जहां हुक बंधा हुआ है उस दिशा में चलेगी। अब होगा क्या दोस्तों, आप इसको हिला रहे हैं इधर तो तरंग गति इधर चलेगी। अब माध्यम के कण, माध्यम क्या हुए, माध्यम ये हुआ, माध्यम का कण जो है वायु के कण हुए माध्यम। अब ये ऊपर नीचे करेंगे, ये ऊपर नीचे करेंगे और इस जो है तरंग की दिशा के लंबवत करेंगे, ये ऐसे होगा। ये तरंग गति की दिशा है और माध्यम के कण ऊपर नीचे करेंगे, मतलब क्या हुआ, लंबवत हुआ। अब यहां देख लीजिए तुरंत, यहां पर क्या है, मान लीजिए स्प्रिंग का एक सिरा जो है यहां पर फंसा हुआ है, यहां आपने उंगली से पकड़ के इस सिरे को खींचा फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो यहां क्या होगा, इसमें वेव पैदा हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या होगा, वेव पैदा हो जाएगा। अब देखिए तरंग गति की दिशा कौन सी है, ये है, जहां हुक फंसा है इसी की तरफ इधर भागेगी, फिर इधर भी भागेगी, तो तरंग गति की ये दिशा है। अब देखिए यहां माध्यम के कण, माध्यम के कण मान लीजिए इसमें वायु है, ठीक है, ये वायु के ही माध्यम में हो रहा है। अब यहां देखिए जो माध्यम के कण होंगे, ये जो हवा के कण वायु के होंगे, ऐसे बंद करेंगे जैसे कि जो है रस्सी में कर रहे थे, नहीं, ये भी जो है स्प्रिंग के साथ इसी दिशा में तरंग गति की दिशा में ही कंपन करेंगे। मतलब यहाँ क्या होता है, समानांतर कंपन होता है, ठीक है, यही समझना है आपको। यहाँ लंबवत कंपन होता है माध्यम के कणों का, माध्यम के कणों का तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन होता है अनुप्रस्थ में, और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, यहां पर समानांतर कंपन होता है। बस यही, इन्हीं दो उदाहरणों को आप दिमाग में बना लीजिए, कभी कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। ये जो सघन या संपीड़न की स्थिति है और विरल या विरलन की स्थिति है, ठीक है, स्प्रिंग में। अब देखिए, अब हम अनुदैर्ध्य समझते हैं अच्छे से, अनुदैर्ध्य। चलिए उदाहरण हमने क्या देखा, अंतर दोनों में स्पष्ट हो गया, अब आपको समझ में आ गया। अब ये स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग का फिर ये जो है विरल वाला हिस्सा है, फिर यहां से सघन वाला हिस्सा है, फिर ये विरल वाला हिस्सा है, फिर ये सघन वाला हिस्सा है। अब देखिए यहां पर क्या है, संपीड़न है, यहां पर क्या है, विरलन है, यहां पर संपीड़न है और यहां पर क्या है, विरलन है। चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ठीक है, बात समझ में आई। अब दोस्तों देखिए, जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास है, ये क्या कहलाएंगे, कंप्रेशन या संपीड़न। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब संपीड़न, और जहां दूर है यहां रेयरफैक्शन। विरलन को क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन, ठीक है। इसी तरह कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ठीक है। ये हो गई अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब ये जो है तरंग दैर्घ्य, अब इसमें तरंग दैर्घ्य कौन सी होगी, इसमें तरंग दैर्घ्य कौन सी होगी, एक संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी, यहां से यहां तक। ये देखिए संपीड़न है, ध्यान दीजिएगा, ये संपीड़न है, ये संपीड़न है, तो यहां से यहां तक की दूरी, या दोस्तों ये विरलन को कह लीजिए, विरलन से विरलन तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, चाहे आप इसको कह लीजिए चाहे आप इसको कह लीजिए, ये दोनों क्या कहलाएंगी दोस्तों, ये दोनों क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी अनुदैर्ध्य तरंग की
अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ। अनुदैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य मतलब जैसे अनुप्रस्थ में क्या था, वहां पर दो क्रमागत स्ट्रिंगों के बीच की दूरी या गर्त के बीच की दूरी, यहां पर दो संपीड़नों के बीच की दूरी, मतलब दो नियरेस्ट संपीड़न, ये नहीं कि इस संपीड़न की दूरी अगले संपीड़न में, जो नियरेस्ट संपीड़न है उनके बीच की दूरी, या फिर जो है दो नियरेस्ट विरलन की दूरी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। वो जो है अनुप्रस्थ वाली तरंग दैर्ध्य है, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है, ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है या वेवलेंथ होती है। इसको लैम्डा से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई? चलिए, अनुदैर्ध्य तरंग आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद चाहे जैसा सवाल हो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ विशेषता देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों की कुछ विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यम गैस में उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्ध्य के साथ खास है में उद्भवती है। क्लियर? दूसरी क्या, वो हमेशा होता है, मार्गे और गति समानांतर हो है। इस मतलब क्या, वायु उत्पन्न ध्वनि है, वायु में उत्पन्न ध्वनि सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। सदैव जो है वो क्या होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होंगी, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ। तीसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा यांत्रिक होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा यांत्रिक मतलब मैकेनिकल होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है, हमेशा यांत्रिक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय नहीं होती, ठीक है। हमने देखा था दो प्रकार की तरंगों को, एक होता है यांत्रिक तरंगे जिसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं आती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो चौथा है, द्रवों की सतह पर, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का संचरण हो सकता है। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी, संचरण होते हुए भी, ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब कहां, उनके भीतर की तरफ, भीतर की तरफ केवल
अनुदैर्ध्य तरंगे ही संचरित हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं। ठीक है, द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी, सतह पर तो अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण हो सकता है, लेकिन जो भीतर है, द्रवों के भीतर है, भीतर हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे ही संचरित होंगी। ध्यान दीजिएगा, सतह पर हो सकता है अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण हो जाए। आपने देखा होगा सतह पर हमने अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण बताया था आपको। तो अनुप्रस्थ तरंगों का तो संचरण संभव है, लेकिन गहराई में या भीतर जो है हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे ही संचरित होंगी। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे ही संचरित होंगी। ठीक है, तो चलिए अनुदैर्ध्य तरंगे समझ गए आप, और अनुप्रस्थ और अनु में अंतर भी आप समझ गए। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं एक नई चीज की तरफ, आवर्त काल हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक नया टर्म, आवर्त काल। आवर्त काल, ठीक है, चलिए आवर्त काल देखते हैं कि इसी में अब मान लीजिए ये तरंग गति है, परीक्षा समझे इस में रंग चली इसी में स्थिति में, मतलब माध्यम चाहे जो हो, किसी भी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में, अपना एक कंपन पूरा करने जितना समय लेता है, जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल लेता है, उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा, अब इसको समझते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। किसी माध्यम में, यहां माध्यम क्या है, वायु है, ठीक है, और ये क्या है, रस्सी या रोप है। समझ में आया? अब देखिए रस्सी को हम ऐसे हिला रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे पैदा हो रही हैं, पहले वाली तरंगे। अब आपको यहाँ अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य नहीं समझना है, यहाँ समझना है आवर्तकाल, और ये आवर्तकाल किसी में भी होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ बहुत सिंपल है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में तरंग संचरित हो रही है, ठीक है, माध्यम का कोई कण, मान लीजिए माध्यम का ये कण हो गया, एक कण को हमने ले लिया, ये है आपका कण। माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है वही क्या है, आवर्तकाल। यहां इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक कंपन पूरा करने में, मान लीजिए यहां से ये चला, यहां से यहां पहुंच गया। एक कंपन पूरा करने का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां गया, फिर चाहे यहीं आ गया या फिर यहां आ गया, मतलब एक बार ये श्रृंग पे जाएगा, फिर एक बार गर्त पे आएगा, गर्त से श्रृंग, फिर गर्त, या फिर श्रृंग से गर्त आएगा, गर्त से वापस श्रृंग आ जाएगा। कोई भी देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, मान लीजिए ये माध्यम का कण है, अब यहां से ये चलेगा, गर्त पे पहुंचेगा, और गर्त से फिर जो है श्रृंग पे पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम का कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय, अब ये जितना समय लेगा एक कंपन पूरा करने में, कुछ समय तो लगेगा माध्यम के कण को श्रृंग से गर्त तक जाने में, फिर वापस श्रृंग तक आने में, या नीचे श्रृंग होता है
नीचे गर्त होता है, गर्त से श्रृंग मतलब ऊपर की तरफ जाने में, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ये तो आप माध्यम के कणों का श्रृंग और गर्त तो आप पहले ही समझ चुके हैं। तो यही एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है ये क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। आवर्तकाल क्या होता है? माध्यम का कण अपना एक कंपन पूरा करने में, चाहे कंपन श्रृंग से शुरू होके गर्त से होते हुए फिर वापस श्रृंग तक आए, या गर्त से जो है शुरू होके श्रृंग जाकर फिर जो है गर्त तक आए, ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा वो आवर्तकाल होगा। ठीक है, आवर्तकाल समझ में आ गया? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अभी बहुत सारी चीजें हमको समझनी है, जैसे फ्रीक्वेंसी समझनी है, आवृत्ति क्या होती है वो हम देखेंगे, जहां से हमने प्रश्न शुरू किया था। तो और चीजों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।